Audio Jungle. पहले तो क्योंकि हमारे सबसे सीनियर पत्रकार जो लास्ट टाइम यहाँ हमारे बीच में था, आज नहीं है, परवाना जी, उनको नमन मैं करता हूँ क्योंकि शायद आप लोगों से पहली बार ही उस सती के बाद मिलने का मौका मिला है। और मुझे लगता है कि 4 जनरेशन से जो उनका हमारा साथ रहा उसको भी हम कभी नहीं भुला सकते। आज कई विषय थे जो पिछले फाइनेंशियल ईयर के प्रति भी है और आगे की कैसे रूपरेखा रखी जाए, प्रदेश को कैसे और प्रोग्रेसिव बनाया जाए, उनके ऊपर चर्चा करने की भी। और मैं पहले शुरू करना चाहूँगा जो अनसीजन्ड रेनफॉल अभी पिछले 1-1.5 महीने में 3 अलग अलग चरणों में, एक फरवरी के माह के अंदर हुआ, उसके बाद हमारे बीच में 24 और 25 मार्च को हुआ और फिर 30 तारीख से लेके और 3 तारीख तक अलग अलग हिस्सों में प्रदेश में अनसीजन रेनफॉल और हेलस्टॉर्म, ओलावृष्टि जिसको हम कहते हैं, आए। पिछले साल सरकार ने क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया था जिसके अंदर फार्मर को ये ताकत दी थी कि अगर उसके क्रॉप लॉस होता है तो वो सरकार को डायरेक्ट रिपोर्टिंग क्रॉप लॉस की कर सकता है। और आज जब मैं आपके बीच में बैठा हूं तो अभी तक 16 लाख और 83,000 के लगभग एकड़ेज की क्रॉप लॉस का डाटा फार्मर ने अपलोड किया और लगभग ये मोटा मोटी 17 लाख, अगर मैं इसको कहूं तो 17 लाख एकड़ की वेरिफिकेशन सारे रेवेन्यू, सारे एग्रीकल्चर और अगर और गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी हम लगाएं तो शायद 1 महीने में सर्वे करना प्रॉपरली इसका मुमकिन नहीं है। और दूसरी ओर पर सर्वे तो एक चीज है, किसान की कटाई शुरू होगी और अब तक लगभग 1,65,000 मैट्रिक टन गेहूं का आगमन हमारी मंडियों में हो चुका है। और किसान ये भी सोचता है कि आगे बारिश ना हो जाए तो वो अपनी फसल कटाई को भी गति दे रहा है। उस चीज को समझते हुए मैं 3 दिन पहले जब फील्ड में गया तो मेरे को एक पटवारी ने आके बोला कि जी हमारे पास इतना बड़ा सर्वे की मशीनरी नहीं है। तो कल सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जहाँ रेवेन्यू ऑफिसर्स, चाहे वो पटवारी, कानूगो से लेकर डिप्टी कमिश्नर तक जो वेरिफिकेशन करेंगे, उनके साथ साथ, क्योंकि बारी बारी ये आरोप लगते हैं पटवारी ने ठीक गिरदावरी नहीं करी, इस बार हमने 500 एकड़ जो क्षतिपूर्ति पोर्टल पे बने हैं उसके सर्वे के लिए गांव के ही पढ़े लिखे जो कंप्यूटर व्यवस्था जानता हो, मोबाइल से जियो टैगिंग करके फोटो फार्मर की डाल दे, उस व्यवस्था को बनाने के लिए क्षतिपूर्ति सहायक की नियुक्ति के आदेश दे दिए हैं। एक क्षतिपूर्ति सहायक 500 एकड़ का सर्वे भी करेगा, पटवारी का सहयोग भी करेगा और जब फार्मर क्रॉप बेच के आएगा तो उसका डाटा भी रीसिंक कर अगर किसी के 25 से 50% हुई है तो उसको हम 9,000 रुपये देंगे, 50 से 75% क्षति हुई है तो उसको 12,000 देंगे और 75% से 100% तक किसी के क्रॉप लॉस हुआ है और वो एक दाना भी मंडी में नहीं बेच पाया है तो उसको 15,000 रुपये देने का जो सरकार का नियम है, उस अनुसार जैसे जैसे सहायकों द्वारा भी और रेवेन्यू ऑफिसर द्वारा भी वेरिफिकेशन हमारे पास आएगी, इस बार यह निर्णय है कि पूरी स्टेट का इंतजार ना करते हुए
डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जैसे जैसे रिपोर्ट कंपाइल होगी, स्टेट का जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड है SDRF, उससे क्रॉप लॉस का पूरा कॉम्पनसेशन फार्मर को हम समय अनुसार पहुंचाने का काम करेंगे। 70% मैं दोबारा रिपीट करता हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो 33 से 50 कहती है, हरियाणा सरकार के नियम है 25% से 50% को 9,000 रुपये, 50 से 75% को 12,000 रुपये और 75% से 100% किसी के क्रॉप लॉस है तो उसको 15,000 रुपये हम क्रॉप लॉस का कॉम्पनसेशन देते हैं। जनरल गिरदावरी की जो हमारे पास रिपोर्ट आई है उसके अंदर 13 ऐसे जिले थे जिसमें फरवरी के महीनों में क्रॉप लॉस रजिस्टर हुआ। जो स्पेशल गिरदावरी के आदेश विधानसभा के सेशन के दौरान दिए गए उसकी रिपोर्ट 24 मार्च को आई, जिसमें 4 एडिशनल जिले, 13 और 4 17 जिले ऐसे थे जिनके अंदर 24 मार्च तक क्रॉप लॉस हमारे को बताया गया। और अब जो हेलस्टॉर्म और रेनफॉल हुआ है इसका डाटा भी आना बाकी है। मुझे ये अनुमान है 3 ऐसे जिले हैं जहां कम रिपोर्टिंग क्षतिपूर्ति पे भी है और अब तक कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं आई जिसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रॉप लॉस है। लिमिटेड पैचेज में ओले गिरे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हिसार डिस्ट्रिक्ट है, हिसार के अंदर ओलावृष्टि अगर कहीं हुई तो जो एयरपोर्ट के साथ लगते हुए गांव हैं उनके अंदर रिपोर्ट हुई, उसके सिवाय लगभग पर जिले के अंदर क्रॉप ठीक है। वैसे ही पंचकुला एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें ज़्यादा रिपोर्टिंग क्षतिपूर्ति पे भी अब तक नहीं है, तो उसकी क्रॉस वेरिफिकेशन चल रही है। जैसे जैसे वेरिफिकेशन होगी वैसे वैसे डाटा हमारे पास आता रहेगा। क्षतिपूर्ति पे एक चीज़ जरूर आई, चरखी दादरी, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और सोनीपत ऐसे जिले हैं जिनमें 1 लाख एकड़ से ज़्यादा क्रॉप लॉस की रिपोर्टिंग फार्मर्स द्वारा करी गई है और इसका कॉग्निजेंस सरकार ने ले लिया है। और ये है जी चरखी दादरी, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और सोनीपत, जिसमें तीनों टाइम में जनरल गिरदावरी भी, पहली स्पेशल गिरदावरी भी और जो लास्ट हेलस्टॉर्म और रेनफॉल आया है अप्रैल के शुरुआत में मार्च के अंत में, उसके अंदर सबसे ज़्यादा एकड़ेज क्रॉप लॉस का इस 16 लाख में से इन 6 जिलों में रजिस्टर हुआ। 5 जिले जो बचे हुए हैं आप बता रहे हैं, अभी 2 जिले हैं जिनके अंदर डिप्टी कमिश्नर द्वारा 0-0 रिपोर्ट किया गया है, मगर क्षतिपूर्ति के डाटा को हम कोलैब करते रहे। एक डाटा आपके साथ और शेयर करना चाहूंगा, वो रेवेन्यू साइड का है। पिछले 3 वर्षों के अंदर हमने बड़े प्रयास करे कि जो हमारा रेवेन्यू सिस्टम है उसको मॉडर्नाइज भी किया जाए, डिजिटलाइज भी किया जाए, उसको लार्ज स्केल मैपिंग और स्वामित्व के साथ से डिस्प्यूट फ्री भी किया जाए, और हम उसके अंदर सक्सेसफुल रहे। हरियाणा प्रदेश के 6260 गांव जो हमारे 3 टियर मैपिंग थी ड्रोन्स द्वारा लाल डोरा मुक्त कराने की, हमने पूरी तौर पर कंप्लीट कर ली है 22 के 22 जिलों के रूरल एरिया के अंदर। इसके अंदर 25,14,500 प्रॉपर्टी आईडीज हम बना पाए हैं, जिसके अंदर से 23,94,000 जो कि 95.2% है, इन प्रॉपर्टी आईडीज को लाल डोरा मुक्त कर हमने जो ओरिजिनल मालिक हैं उनके हाथ में हैंडओवर किया है। क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस अभी चल रहे हैं और क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस के बाद मुझे पूर्ण अनुमान है कि हम अगले 2 से 3 महीने में ये 5% जो प्रॉपर्टी आईडीज हैं इनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी पूरी तौर पर कर देंगे और हरियाणा प्रदेश को 31 दिसंबर 2023 तक पूर्ण तौर पर लाल डोरा मुक्त बनाने में हम कामयाब रहेंगे। हम गर्व से कह सकेंगे कि हरियाणा
देश का पहला स्टेट होगा जो 100% लाल दोहरा मुक्त है, जिसके अंदर एक एक प्रॉपर्टी की आइडेंटिफिकेशन भी है और आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ एक एक प्रॉपर्टी आईडी डिजिटली मार्क्ड है और उसके ओनरशिप टाइटल जो कंसर्न्ड ओनर्स हैं उनको हमने हैंडओवर करने का काम किया है। जहां बात लार्ज स्केल मैपिंग की है, लार्ज स्केल मैपिंग एक पैरेलल प्रोजेक्ट है जिसके अंदर फीचर एक्सट्रैक्शन है, डिपार्टमेंट वाइज ओनरशिप और उसकी कलर कोडिंग है। इसके अंदर हमारे पास 7115 रेवेन्यू स्टेट्स हैं, जिसमें से बेचिराग 26 रेवेन्यू स्टेट्स हैं और 7089 ये वो रेवेन्यू स्टेट्स हैं जिनका पूरी तौर पर जो हमारा लार्ज स्केल मैपिंग है इसके द्वारा ड्रोन फ्लाइंग हमने शुरू करी हुई है। ये स्वामित्व से अलग है और ये वन ऑफ इट्स काइंड है जिसके अंदर एक एक चीज को कलर कोडेड मार्क कर दिया जाएगा और फिर अगर आपने चंडीगढ़ बैठकर भी डिजिटली ये देखना है कि सिरसा के किसी गांव में किस नाम से कौन सी प्रॉपर्टी, तो आप उसको डिजिटली कलर कोडेड देख पाएंगे। इसके अंदर अभी 4976 गांव में ड्रोन फ्लाइंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। करनाल, सोनीपत, पानीपत और कुरुक्षेत्र इन जिलों के अंदर 100% ड्रोन फ्लाइंग कंप्लीट हो चुकी है। करनाल और सोनीपत को अर्बन और रूरल दोनों, क्योंकि लार्ज स्केल मैपिंग के अंदर रूरल अर्बन डिवाइड नहीं है, पूरे जिले का मैप इसमें बनता है और इसमें मरब्बा स्टोन्स जो हमारे हैं पुराने, जो आज मोस्ट प्रॉपर्टीज में मिसिंग है, वो मरब्बा स्टोन्स की मार्किंग भी समय अनुसार हम कर रहे हैं और डिजिटली कर रहे हैं कि जियो टैगिंग के माध्यम से हमें एग्जैक्ट जीपीएस लोकेशन एक एक मरब्बे स्टोन की हरियाणा प्रदेश में मिल जाए, जिसकी एक्यूरेसी 0.1 इंचेस के लगभग हम मानते हैं कि हम कर पाएंगे। इतना एक्यूरेट लार्ज स्केल मैपिंग का डाटा होगा। हमारा टारगेट है कि हम मार्च 2024 तक पूरे हरियाणा प्रदेश को लार्ज स्केल मैपिंग के तहत कवर कर पाएंगे। लार्ज स्केल मैपिंग में हमें दो दिक्कतें जरूर आई। ड्रोन्स जब हिली ट्रेन में फ्लाई करते हैं तो फीचर एक्सट्रैक्शन और एरिया एक्यूरेसी नहीं हो पाती और उससे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टीम हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में कोऑर्डिनेटेड थी उनको निरंतर दिक्कत आ रही थी। तो अब प्रदेश सरकार ने रोवर्स जो ज़मीन पे चलेंगे उनको जेम पोर्टल से खरीदने का आदेश दे दिए हैं और जल्दी जेम पोर्टल से रोवर्स की जैसे ही डिलीवरी आएगी, जो हमारे ये 73 गांव रायपुर, रानी और इस इलाके के हैं जिनकी मैपिंग अभी तक नहीं हो पाई, हम इनको भी कर पाएंगे। और इसके साथ साथ जो एक बहुत लंबा डिस्प्यूट नौतोड़ का है, आप में से बहुत लोग जानते हैं, जिसके अंदर फॉरेस्ट और रेवेन्यू स्टेट्स में लोगों के एक्सचेंज तो हुए, रिकॉर्ड एक्सचेंज नहीं हो रखे, उस सब को भी हम समय अनुसार रेक्टिफाई कर पाएंगे। लास्ट ईयर डिस्ट्रिक्ट लेवल का रिकॉर्ड रूम जो था, डीसी का रिकॉर्ड रूम जिसको हम बोलते थे, उसको हमने डिजिटलाइज कर दिया था, मगर 4 ऐसे रिकॉर्ड रूम्स थे जो उससे लिंक्ड थे, वो भी हमारे करने बाकी थे। वो थे पटवार खाने का, सब तहसील का, तहसील का और कमिश्नरेट का। ये हमने निर्णय ले लिया है कि अब जैसे डीसी का रिकॉर्ड रूम मॉडर्नाइज हुआ है, कहीं आगजनी के कारण रिकॉर्ड जल जाता था और जल जाता था, इससे हम टेक्नोलॉजी का लाभ उठा लें। बाय 31 दिसंबर 2023 हरियाणा प्रदेश का सारा रिकॉर्ड, चाहे वो पटवार खानों का हो, चाहे वो सब तहसील का हो, चाहे हमारी कमिश्नरेट्स का हो, उसको भी हम डिजिटलाइज करेंगे और उसके साथ साथ फिर जो हमारे एफसीआर कोर्ट्स में केसेस पेंडिंग है उसकी एक्सपीडिशन को भी बढ़ाने का काम करेंगे। एक चीज और आपके साथ शेयर करना चाहूँगा
कोविड और कोविड के बाद के सालों में रेवेन्यू कितना बड़ा, स्टैंप ड्यूटी प्रदेश को कितनी आई, अलग अलग प्रकार की जो और लीज डीड की ड्यूटी है और ड्यूटी है वो कितनी आई, ये आपने कई बार पूछा। कई बार ये आरोप भी लगे स्कैम हो गया। मैं आपके साथ डाटा शेयर करना चाहूँगा। 2020-21 में हमारा जो रेवेन्यू रिकॉर्ड था, मैं 19-20 से शुरू कर लेता हूँ। 19-20 में 6100 करोड़ रुपया रेवेन्यू स्टैंप ड्यूटी प्रदेश सरकार ने इकट्ठी करी। 20-21 कोविड ईयर था। लगभग 4 महीने के आसपास हमारे रेवेन्यू स्टेट्स बंद पड़े थे। उस दौरान 5134 करोड़ रुपया स्टैंप ड्यूटी प्रदेश के खाते में है। 21-22 जो कि पिछला वित्त वर्ष था, उसके अंदर 8490 करोड़ रुपया स्टैंप ड्यूटी का हरियाणा सरकार के पास है। और ये जो फाइनेंशियल ईयर अभी खत्म हुआ है 22-23 का, इसमें रिकॉर्ड 10,395 करोड़, मैं रिपीट कर दूं, 10,395 करोड़ स्टैंप ड्यूटी और अदर रेवेन्यू ड्यूटीज का प्रदेश सरकार के खाते में आया। जहाँ प्रोक्योरमेंट की बात चल रही है, मोटा मोटा आप सबको पता है, 408 मंडी गेहूं की, 102 सरसों की, 11 दालों की और लगभग 25 बारले की हमने नोटिफाई करी है। दाल और बारले अब तक हमारे पास आया नहीं है, सनफ्लावर आया नहीं है। अभी तक मस्टर्ड और वीट मंडियों के अंदर आया है, जिसमें मॉइस्चर कंटेंट भी आ रहा है क्योंकि अनसीजन रेनफॉल की वजह से। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 4 दिन पहले पत्र लिख दिया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कल टीम्स भी 3 हरियाणा प्रदेश में सर्वे कर गई है। माननीय पीयूष गोयल जी से भी मेरी टेलीफोनिक चर्चा हुई है और मुझे उम्मीद है कि जो लस्टर लॉस है, आज दाने में शाइन नहीं है, आज या कल के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हरियाणा प्रदेश को उसके आदेश दे देगी कि उसके अंदर लस्टर लॉस के साथ भी प्रोक्योरमेंट करी जाए। और मॉइस्चर कंटेंट में भी ईज करने के लिए हमने उनसे मांग करी है, क्योंकि ड्यू टू हाई मॉइस्चर आज मंडियों के अंदर 1.5 लाख मेट्रिक टन हमारी गेहूं आई है और उसके अंदर से 18,000 मेट्रिक टन हम प्रोक्योर कर पाए। मगर मुझे उम्मीद है कल से गर्मी बढ़ी है, अगले 1-2 दिनों के अंदर मॉइस्चर कंटेंट कम होगा। फार्मर भी बड़ी मात्रा में 10 अप्रैल के बाद ही गेहूं लेके आता है और 30 अप्रैल तक गेहूं का पीक अराइवल हरियाणा प्रदेश में रहता है। हमारा लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर में वीट प्रोक्योरमेंट थी वो लगभग 67 लाख मेट्रिक टन थी। इस बार बारिश ज़्यादा हुई है, हम फिर भी 76 लाख मेट्रिक टन के लिए पूरी तौर पर गेयर्ड अप है। चाहे वो गनी बैग्स हो, चाहे हमारे लेबर और ट्रांसपोर्ट के कॉन्ट्रैक्टर्स हो, हर मंडी के अंदर नियुक्त हो चुके हैं। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि पिछली साल के लगभग इक्विवेलेंट वीट अराइवल इस साल हम देखने का काम करेंगे। जहां पैसे किसान के खाते में देने की बात है, हमने 2.5 साल पहले पहला कदम उठाया था, हम सक्सेसफुल रहे। लगभग 13 से 14 हज़ार करोड़ का, चाहे वो फूड सिविल सप्लाईज हो, चाहे वो हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन हो, चाहे वो हैफेड हो, और 5% जो इस बार 10% से केंद्र सरकार ने कम कर दिया, FCI की जो प्रोक्योरमेंट है उसके लिए चारों डिपार्टमेंट्स ने अपनी CCL बना ली है। फार्मर की पेमेंट 48 to 72 आवर्स DBT के माध्यम से किसान के खाते में हम देने का काम करेंगे। अगर कोई डिले आता है तो 9% इंटरेस्ट के साथ फार्मर को पेमेंट करी जाएगी। एक उसके अंदर हमने क्लॉज जरूर डाला है कि अगर फार्मर अपना अकाउंट नंबर गलत डाल देता है और उसके कारण डिले होता है तो उसके अंदर उसको इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से फार्मर्स तक 2 चीजें कहना चाहूंगा। एक तो अपना अकाउंट मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे, ई खरीद पे तुरंत रीवेरीफाई कराने का काम करें। लास्ट ईयर भी 2 केसेस ऐसे आए थे कि फार्मर की बजाय किसी सेकेंडरी आदमी के खाते में पैसा गया, फिर 2 महीने लगे उसको वापस लेने में और देने में। वो एरर जो है वो फार्मर्स का अगर साथ रहेगा तो हम पूरी तौर पर रेक्टिफाई कर पाएंगे। और उसके साथ एक निवेदन और करता हूं, आज और कल के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल खुला है। अगर अभी भी कोई किसान बचा है जिसकी क्रॉप लॉस की अपडेट क्षतिपूर्ति पे नहीं डली
तो उनसे मैं आग्रह करता हूं कि आप अपलोड कर दीजिए, क्योंकि सहायक कल या परसों से फील्ड के अंदर सर्वे शुरू कर देंगे। उसके बाद फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। जो 7 दिन का विंडो दिया था वो परसों ख़त्म हो जाएगा शाम को। ये आपसे आग्रह मैं करना चाहूँगा। जहाँ बात जीएसटी की है, हमारा फिस्कल ईयर ख़त्म हुआ और बड़ी खुशी की बात है, लास्ट ईयर हम 6ठे नंबर पे देश में थे, जिसमें दिल्ली भी हमारे से ऊपर था जीएसटी कलेक्शन के अंदर। लगभग 22-23% की हमने जीएसटी की ग्रोथ इस साल देखी है। जीएसटी टोटल कलेक्शन प्रदेश की 33,527 करोड़ है, जिसमें से जो लास्ट 2 महीनों की हमें जीएसटी कॉम्पनसेशन 3 महीनों की हमें मिली थी, उसके अंदर 2575 करोड़ रुपए कॉम्पनसेशन का हमें पैसा मिला था। उसके बावजूद भी प्रदेश ने 30,951 करोड़ रुपया टैक्सेशन का कलेक्ट किया है। आज हमारे से ऊपर 3 प्रदेश हैं, आज हम 4थे नंबर पे हैं। और वो 3 प्रदेश भी मैं आपको बताऊं तो एक यूनियन टेरिटरी ऑफ दादर नगर हवेली है, एक सिक्किम है और एक गोवा है, जो कि बहुत छोटे छोटे प्रदेश हैं। और बड़ी अच्छी मेहनत हमारे टैक्सेशन ऑफिसर्स ने करी है, जिसके अंदर 2 राउंड ऑफ ट्रेनिंग, हमने एक राउंड ऑफ ट्रेनिंग तो ब्रिटिश हाई कमीशन और उनकी टीम से कराने का काम किया, और एक सेंट्रल जीएसटी, उसके साथ साथ कई ऑफिसर्स उसके अंदर सीबीआई, ईडी और ये जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होते हैं कस्टम्स के, इनके भी हमारे ऑफिसर्स को ट्रेन करने आए। और मैंने ये आदेश भी दे दिया है कि इसको 2 बार साल में हम एक रेगुलर इवेंट बनाएं कि हमारे जितने ऑफिसर्स हैं वो लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ गेयर अप होते रहे। और इसके लिए स्पेशल बजटरी प्रोविज़न भी हमने इस बार रखवाई है। जहाँ बात एक्साइज की आती है, मैंने आपको पीछे ब्रीफ किया था कि हमारी ग्रोथ रेट अच्छी है, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो गया और 1 महीना अभी हमारे लास्ट किस्त बाकी है। मगर उसके बावजूद भी अगर मैं पूरे साल का अनुमान लगाऊं तो अभी तक 22-23 का जो एक्साइज ईयर है उसके अंदर 9,687 करोड़ रुपया प्रदेश सरकार के पास आ चुका है। और जैसे ही आगे ऑक्शन और ये प्रोसेस शुरू होगा, इस बार जब हमने 9200 करोड़ का टारगेट लिया था, हम 10,200 करोड़ को क्रॉस कर लेंगे इस एक्साइज ईयर के अंदर। उसके अंदर 2400 हमारे टोटल लिकर वेंट्स थे। 2400 में से 2104 लिकर वेंट्स पर हमने पीओएस सिस्टम, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, जो हमारी एक्साइज पॉलिसी का पार्ट था, वो इंस्टॉल कर दिया है। फ्लो मीटर्स ऑलरेडी इन मूवमेंट है और मुझे उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक हमारी डिस्टिलरीज के अंदर फ्लो मीटर्स प्रॉपरली इंस्टॉल हो जाएंगे। हाई सिक्योरिटी सीसीटीवी कैमरास हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक वेयरहाउस, प्रत्येक बॉटलिंग प्लांट और प्रत्येक डिस्टिलरी के अंदर इंस्टॉल हो चुके हैं। और हमें विश्वास है कि इससे जो लीकेजेस, सीपेजेस थी, वो बहुत अंत तक हम कंट्रोल कर पाए। और हमने इस साल डिस्टिलरीज और बॉटलिंग प्लांट्स को और बेहतर मॉनिटर करने के लिए, पहले मॉनिटरिंग सीसीटीवी कैमरास की डीटीसी ऑफिस के अंदर होती थी, इस बार ये निर्णय ले लिया है कि मॉनिटरिंग जो है उसको हेडक्वार्टर में भी हमने एक कमांड सेंटर बनाया और हेडक्वार्टर में भी पैरेलली हम मॉनिटर करने का काम करते हैं, जिससे जो हमें संशय था कि हमारे टैक्स चोरी होती है, उसको बहुत हद तक हम रोक पाए हैं। हाँ, पंजाब ने अपनी पॉलिसी जो बनाई है उसका साइड इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिला कि हमारे जो बॉर्डर के वेंट्स थे, उनके अंदर हमें 3 ऐसे वेंट्स थे जो सरेंडर करके हमें रीऑक्शन करने पड़े। और कईयों के अंदर ये हमारे पास समाचार भी है, उनकी तरफ से पत्राचार भी है कि लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ पंजाब एक्साइज पॉलिसी। जो अगले साल की हमारी पॉलिसी होगी उन पे, इन सब बिंदुओं पर भी हम विचार करेंगे। एक चीज़ नई हम शुरू करने का काम करेंगे। अब तक रोड साइड चेकिंग के लिए जो चलानिंग होती थी वो मैनुअल थी, हाथ से काटी जाती थी। उसमें ये अनुमान नहीं लगाया जाता था कि ट्रक को रोका कितने बजे गया है, इंस्पेक्शन कितने बजे हुई है, रिलीज कितने बजे हुआ है।
अगले 1 महीने के अंदर अंदर हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर सारे ऑफिसर्स को टैब्स इशू कर देंगे, जिससे पूरी तौर पर जीपीएस लोकेशन से एग्जैक्ट लोकेशन आए, समय जो हो उस समय को फीड किया जाए, क्या क्या चीज़ें अंदर टैक्स चोरी की है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड बनाया जाए। और ये केवल मात्र टैक्सेशन विभाग के अधिकारियों के लिए नहीं, जैसे पैरेलली सीएम फ्लाइंग भी अलग अलग जगह अपनी छापेमारी करती है, उन सब को भी हम इन टैब्स के साथ इक्विप करने का काम करें। अंत में एक चीज़ मैं रखना चाहूँगा, वो हिसार एयरपोर्ट की है। कई साथी बारी बारी पूछते हैं कि हिसार एयरपोर्ट कब जाएगा। हिसार एयरपोर्ट का जो रनवे है हमारा 31 मई तक, जो कंक्रीट की स्लैबिंग एंड में बची है वो कंप्लीट हो जाएगी। 31 मई से लेके 31 अगस्त तक जो वहाँ पर एडवांस लैंडिंग सिस्टम के लिए नेविगेशनल एड लाइटिंग लगनी है वो डिलीवर हो चुकी है, वो इंस्टॉल हो जाएंगी। बाउंड्री वॉल जो पूरे हमारे फेज 2 की है, फेज 3 की तो चेन लिंक बाउंड्री वॉल कंप्लीट हो चुकी, जो फेज 2 है, जो हमारा एयरपोर्ट की प्रेमिसेस रहेगी, जो IMC है मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, उसके अंदर का जो एरिया है वो हमारी 31 मई तक कंप्लीट हो जाएगी। जो हमारा इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम है जो प्रॉपर कंट्रोल रूम के साथ बनेगा, IRB की 2 बिल्डिंग्स थी वो खाली हो चुकी है, हमने हैंडओवर कर ली है, उनकी रेनोवेशन शुरू कर दी गई है वॉर फ्रंट पे। और मुझे उम्मीद है कि हमारा 31 अगस्त तक इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम जो है, जो प्लेन को गाइड करेगा लैंड करने के लिए, वो इंस्टॉल हो जाएगा। जहाँ जहाज पार्किंग करते हैं, जैसे चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे आपने देखा होगा कंक्रीट का एक एप्रन होता है, एप्रन हमारा इस महीने के अंत तक 30 अप्रैल तक 10 जहाज खड़े करने का पूरी तौर पर कंप्लीट हो जाएगा। IMD जो इंस्ट्रूमेंट होता है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, जो वेदर फॉरकास्ट को और प्लेन को कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है, वो 31 अगस्त तक डिलीवर हो चुका है, 31 अगस्त तक इंस्टॉल हो जाएगा। CCR और नेविगेशन इक्विपमेंट्स जो हैं ये भी 31 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएंगे। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, सेशन में आपने सुनी होगी कि मेरी कंपनी है, ज़मीन है, एयरपोर्ट में ज़मीन ली गई है। मैंने डाटा आपके साथ भी शेयर कर लूँगा, मैं रिकॉर्ड निकाला है, पूरे 7117 एकड़ 5 कनाल और 15 मरले ज़मीन एयरपोर्ट के नाम हुई है। और उसके अंदर सारा रेवेन्यू रिकॉर्ड ये बताता है कि सब 1947 से GLF की ज़मीन है। सिर्फ एक ज़मीन पंचायत डिपार्टमेंट की थी जो 1988 में GLF के नाम पे, जो हमारा कैटल फार्म था उसके नाम पे ट्रांसफ़र हो गई है। तो कोई इस तरह के बेतथ्य आरोप जो लगा रहे थे, मैं उनको बोलना चाहूँगा कि फैक्चुअली बात करें। ऑल्टरनेटिव रोड भी जो बन रही है उसके अंदर भी कोई प्राइवेट लैंड हम एक्वायर नहीं कर रहे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ 25 एकड़ हमने ट्रांसफ़र करने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया कि एविएशन के साथ ट्रांसफ़र कर लिया जाए। और 25 एकड़ जैसे ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की NOC आती है ट्रांसफ़र की, हम इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के लिए भेज देंगे। 1 से 1.5 महीने का समय इन्वायरमेंटल क्लियरेंस में लगता है। और हमने सर्वे भी करा लिया, 22 पेड़ वहाँ है जो रीलोकेट करेंगे, काटेंगे नहीं हम, वो रीलोकेट कर ऑल्टरनेटिव रोड भी बाउंड्री के साथ साथ फिर हम बनाने का काम करेंगे, जिससे हिसार के लोगों को डियर पार्क के साथ, दासू के साथ, तलवंडी राणा के साथ हम पूर्ण तौर पर दोबारा जोड़ पाए। इसके साथ एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, कल मेरे पे ये आरोप ना लगे कि दुष्यंत की कंपनी है। एक कॉरपोरेशन हमने बनाई है जिसका नाम हरियाणा एविएशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, और उसके अंदर चेयरमैन एविएशन मिनिस्टर है एक्स ऑफिशियो। उसके अंदर मेंबर्स के तौर पर ACS फाइनेंस, PSCM, ACS इंडस्ट्री, ACS सिविल एविएशन, ये सब मेंबर्स के तौर पर है। रजिस्ट्रेशन अभी हुई नहीं है क्योंकि हमारे एक IAS ने अपना लैंडलाइन नंबर अपने दिन में दे दिया, तो वो शायद इस हफ्ते के अंदर अंदर रेक्टिफाई हो जाएगा। वो सारी कॉरपोरेशन जो है वो NSI DC के साथ मिलकर जो मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है
उसको डेवलप करेगी, जिसके अंदर 3,200 एकड़ जमीन हमने इंडस्ट्रियल, वेयर हाउसिंग, रेजिडेंशियल, कमर्शियल यूजेस के लिए ईयर मार्क करी है। और उसका जो मेन फोकस है वो एविएशन मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हिसार एयरपोर्ट के आसपास डेवलप हो, इसके प्रति हम काम करेंगे। NSIDC ने 3200 एकड़ के अंदर 45% अपना हिस्सा डाला है। हरियाणा सरकार की जो कॉरपोरेशन है HADC, उसका हिस्सा 55% है। 55% की इक्विटी जो हमारी बनती है लैंड वैल्यू के हिसाब से वो 2100 करोड़ हमने आकी है। और पैरेलली NSIDC ने हमें लिखित तौर पर अप्रूवल दे दिया है कि 1800 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया NSIDC के माध्यम से इस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट में अपनी इक्विटी डालने का काम करेगी। जैसे इक्विटी आ जाएगी, कंसल्टेंट्स ने हमारे मास्टर प्लानिंग कर दी है, हम IMC का भी डेवलपमेंट का जो काम है उसको तुरंत आगे ले जाएंगे। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि 2024 के अंदर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का जो रोड नेटवर्क है, सीवेज नेटवर्क है, पावर स्टेशन है, जो पानी और अदर एमिनिटीज़ की डेवलपमेंट है, उसको अब पूरी तौर पर टेंडर स्टेज पर ले आएंगे। और 2025 से पहले पूरे IMC का जो ऑक्शनिंग प्रोसेस है उसको हम स्ट्रीमलाइन करेंगे। उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरी तौर पर योगदान रहेगा। एक चीज़ और टच करना चाहूँगा, 5 दिन पहले हमारे जो डिफेंस मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनका अप्रूवल आ गया है। अम्बाड़ा कंटोनमेंट के अंदर 10 एकड़ ज़मीन हम आर्म फोर्सेस से लेने जा रहे हैं, जिसके लिए 50 से 60 करोड़ रुपए अभी अनुमान लगाया जा रहा है। हमने जैसे ही आ जाएगा वो अप्रूवल हम दे देंगे कि वहाँ पर भी एक टर्मिनल, जैसे हमारे 3-4 मिलिट्री बेसिस है और चंडीगढ़ भी उसका एक एयरफोर्स बेस का पार्ट है। हमारे अम्बाड़ा से हम फिर अगर वो ज़मीन ट्रांसफ़र हो जाती है, टर्मिनल बिल्डिंग हम जितनी जल्दी कर पाएंगे, RCS के माध्यम से हमने पहला रूट जो प्लान किया है वो अम्बाड़ा श्रीनगर का है, उसको हम आगे लेकर जाने का काम करेंगे। करनाल हवाई पट्टी में 47 एकड़ की म्यूटेशन सिविल एविएशन विभाग के नाम पर हो चुकी है। बाउंड्री वॉल एक्सटेंशन का काम हमने टेंडर प्रोसेस में शुरू कर दिया और जैसे ही बाउंड्री वॉल एक्सटेंशन होगी 3000 फीट की करनाल की पट्टी को फिर हम 4500 फीट की हवाई पट्टी बना देंगे, जिसमें हम 48 सीटर तक का प्रोपेलर प्लेन उतार पाएंगे। और कृष्णा सर्किट और RCS के अंदर हम फिर इसको भविष्य में लेके जाएंगे, जिससे करनाल श्री महाभारत की धरती कुरुक्षेत्र के पास लगता हुआ उसको जो कृष्णा सर्किट के और धाम है उससे हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कनेक्ट कर पाए। ये जो कंपनी बनाई गई है जी, ये तो सरकारी कंपनी है, इसमें प्राइवेट तो कुछ है नहीं। पूरी तौर पर सरकारी कंपनी, और एक शेयर भी किसी का पर्सनल नहीं होगा। इसके अंदर जो एक्स ऑफिशियो है, आज अनुराग रस्तोगी जी ACS फाइनेंस है तो एक्स ऑफिशियो ये मेंबर है, कल इनकी जगह कोई आएगा या मेरी जगह कोई सिविल एविएशन संभालेगा तो एक्स ऑफिशियो वो लोग इसके प्रतिनिधि। तो ड्रोन वाली बात करी है, तो ड्रोन में किसानों का ये कहना है कि सरकार जब गर्मी दर्द करने होते हैं पराली का उस पर आप लेती है तो फसल खराब का क्या नहीं कर? बिल्कुल कर रहे हैं। इस बार फसल खराबे के आंकलन के लिए 3 टियर मेथड हमने अपनाया है। एक तो है हरसेक की सैटेलाइट इमेजरी, जिसकी एक्यूरेसी एक लिमिट तक है, क्योंकि अगर हरी फसल बिछी होगी तो फोटो के अंदर हरी दिखेगी। दूसरी है दृश्य के माध्यम से ड्रोन मैपिंग, जहां ड्रोन फ्लाइंग से पूरी तौर पर डिजिटली हम देख सकते हैं कि क्रॉप डैमेज कितना है। और तीसरा जो फील्ड सर्वे है वो भी 2 टियर किया है, रेवेन्यू ऑफिसर्स भी अपना करेंगे और क्षतिपूर्ति सहायक के माध्यम से गांव का लड़का भी 500-500 एकड़ के क्षतिपूर्ति ब्लॉक्स का सर्वे कर पटवारियों को हैंडओवर करने का काम करेगा। और मुझे तो बड़ी खुशी होती है आपके साथ साझा करते हुए। कई गाँव में हम जाते थे, ये सुना जाता था कि पटवारी सर्वे करने नहीं आए। अब ये तो विश्वास किसान को है कि गांव का छोरी तो जो सहायक बनेगा वो तो गांव के हित में ही सर्वे करेगा, किसान के हित में ही सर्वे करेगा।
और 3 टियर कोलैबोरेशन जैसे जैसे हमारे पास आएगी वैसे वैसे जो कॉम्पनसेशन है हम फार्मर को हैंड ओवर सहायक अपॉइंट किस तरह से? डिप्टी कमिश्नर को ऑथराइज कर दिया है। कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, उसके पास स्मार्टफोन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें नोटिफिकेशन हमने कल निकाल दी थी, आप तक कॉपी भी मैं उसकी पहुंचा दूंगा। और कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है, ये वन टाइम है। 500 एकड़ेज का हमने एक क्षतिपूर्ति ब्लॉक नियुक्त किया है। जो भी इसमें सहायक बनेगा उसको वो 500 एकड़ेज की डिजिटल लोकेशन हम दे देंगे कि ये एग्जैक्ट GIS उसकी लोकेशन है, और वहाँ पर जाकर वो फोटो खींचेगा, वो अपना आंकलन करेगा और रिपोर्ट सबमिट करने का काम। ये जो पोर्टल क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया है जो वाला, इसमें कई जगह समस्या ये आ रही है कि गलत लोगों ने अपना डाटा अपलोड कर लिया, किसान उनका डाटा अपलोड नहीं कर। ऐसा आपसे जानना चाहता हूँ कितना ही डाटा ऐसा होगा? देखिए, प्राइमरी तौर पर मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर जो रजिस्टर्ड था वो क्षतिपूर्ति पे अपनी क्षति दिखा सकता था। इसके बाद हमने ये निर्णय लिया कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा भी खोला जाएगा। आज रजिस्ट्रेशन चल रही है, और क्षतिपूर्ति के अंदर भी हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड की लिंकेज के साथ फार्मर को ऑथराइज कर दिया कि फार्मर अपने आप को रजिस्टर करेगा। मुझे लगता है जो समस्या इनिशियल डेज पे आई थी, हमें भी फील्ड में जाते ही पता चलता था जी पोर्टल पे लॉगिन नहीं हो रहा, और हम खोलते थे तो डाटा डे बाय डे बढ़ता जा रहा था। तो उस चीज़ के अंदर हम बहुत हद तक इसको रेक्टिफाई कर पाए। अगर कोई 2-4% बचेंगे भी तो भी हमारे रेवेन्यू ऑफिसर्स पैरेलली उनका सर्वे पूरी तौर पर कर रहे हैं। भूषण जी, आपने एक्साइज का जिक्र किया कि पंजाब की जो पॉलिसी है कैसे इम्पैक्ट कर रही है सर हरियाणा में? पंजाब ने अपनी ड्यूटीज को बहुत हद तक कम किया, तो रेट पार हो गए ना, मतलब और उसके कारण जो हमारे बॉर्डर के लगते वेंट्स थे वहाँ रेट इज लोअर देन हरियाणा। तो कहीं ना कहीं कोई नागरिक जाता है वहाँ से लेके आता है तो इनडायरेक्ट सेल को इम्पैक्ट करता है। आज दिल्ली की पॉलिसी जो आई थी जिसके कारण कई लोग आज सलाखों के पीछे हैं, उसने भी हरियाणा को इम्पैक्ट किया था, और उसके बाद उनकी पॉलिसी जब वापिस वहीं आई तो हरियाणा को उसका लाभ भी मिला। ये कंपनसेशन मई में स्टार्ट हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन? जैसे जैसे डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्ट आएगी वैसे वैसे DBT के माध्यम से कॉम्पनसेशन किसानों के खाते में हम देंगे। आपने सेंटर से भी गुजारिश की थी कि जो गुणवत्ता रहती है बीज की, उसके मापदंडों में थोड़ी ढिलाई हो जाएगी फिर फसल खराब होगी। रिस्पॉन्स 25% छूट की हमने मांग केंद्र सरकार से करी है। कल उनकी टीम सर्वे करके गई है 3 अलग अलग लोकेशंस पे। मेरी पीयूष गोयल जी से भी बात हुई है, उनने विश्वास दिलाया कि जैसे ही लस्टर लॉस की जो प्राइमरी रिपोर्ट FCI की टीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देगी, रिलैक्सेशन के साथ वो हमें नोटिफाई कर देंगे। मुझे उम्मीद है आज या कल के अंदर हमारे पास उनकी तरफ से मॉइस्चर और लस्टर लॉस के लिए जो हमने मांग करी है उसका रिप्लाई पूरी तौर पर। सर बुजुर्गों की जो इनकम का दायरा बढ़ा दिया पेंशन के लिए, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जब सम्मान पेंशन की शुरुआत हुई थी तो 80,000 परिवार की आय नियुक्त करी गई थी। उसको बढ़ते 2 लाख रुपए कांग्रेस शासन में किया गया, और इस बार बजट के अंदर हमने 3 लाख किया है। 32,000 से ज़्यादा ऐसे लोग थे जिनकी हमारे पास ऑनलाइन ओल्ड एज पेंशन कटने की समस्या पता चली थी। उनमें से शायद 1000 या 1500 हैं, एग्जैक्ट फिगर्स मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, जो वेरिफिकेशन के बाद भी फेल हुए। अदर देन दैट सभी लोगों की दोबारा नियुक्त करेगी, और मैं मानता हूँ पहले से ज़्यादा आज पेंशन धारक हरियाणा प्रदेश में सम्मान पेंशन के हैं, और ये लिमिट बढ़ा है, इसके बाद वो दायरा और बढ़े। तो रेवेन्यू बर्डन कितना रहेगा और इसके लाभार्थी कितने हैं? एग्जैक्ट डाटा मैं अलग से शेयर कर दूं, बेहतर हो। ये चौधरी वीरेंद्र सिंह बार-बार कह रहे हैं गठबंधन नहीं होना चाहिए। गठबंधन तो आपका केंद्र से हुआ है, तो फिर इसमें बताइए कुछ। चलिए, मैं तो बार-बार बात क्यों हो रही? बार नहीं, मेरे को लगता है पहली कॉन्फ्रेंस में मैं आपके पास बैठा था, जब से सुन रहा हूँ तोड़ दो, भाग जाओ, कर लो, और किसी को कोई मन में टीस है तो उसको तो नहीं मैं बुझा सकता। हमने बड़े अच्छे तरीके से 3.5 साल प्रदेश को प्रोग्रेसिव कैसे बनाया जाए इसके प्रति काम किया है, और प्रदेश आगे बढ़ा है। अगर हम
रेवेन्यू और जीएसटी और एक्साइज का ही मैं आपसे डाटा शेयर किया, 22-23% ग्रोथ है। तो हरियाणा आगे बढ़ रहा है जिस विजन के साथ मुझे लगता है हमारे सारे प्रीडिसेसर्स ने काम किया है, और हमें वो लेके चलना है। और भविष्य की गर्भ में क्या है, मैं तो ज्योतिष हूँ नहीं, अगर आप में से कोई ज्योतिष हो तो जरूर मुझे बता दो क्या होगा। आपकी पार्टी के कार्यक्रमों में ही ये बात उठ रही है कि डिप्टी सब हटाना है अगले चुनाव में। इसका मतलब ये हुआ कि आप अकेले जा रहे चुनाव। मैं तो परसों प्रधानमंत्री जी की बात सुन रहा था, उनने बीजेपी के स्थापना दिवस पे कहा कि हम 2 सांसदों की पार्टी थे, आज 300 पार करेंगे। क्या संगठन को हमने सीमित 10 सीटों पे रखना है? बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी का 40 पे सीमित होकर लड़ेगी? नहीं। दोनों पार्टियां 90 की 90 सीटों पर तैयारी कर रही है। आगे जो फैसला होगा वो तो भविष्य की गर्भ में। ये कहना कि हमारे कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं, आपके कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं, मैं तो आपसे पूछ लेता। आपने जब डिस्ट्रिक्ट में रिपोर्टिंग करी, आज आप हेडक्वार्टर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कल आपकी भी सोच होगी कि अखबार के मालिक बने। इस चीज को कौन रोक सकता है? मुझे लगता है सबकी इच्छा है, ग्रोथ किसको नहीं अच्छी लगती। मगर आज जो दायित्व, जो जिम्मेवारी मेरी है, मैं सेटिस्फाइड हूँ। बड़ा अच्छा मुझे अवसर इस उम्र में मिला, और उस अवसर को हमने बड़ी अच्छे तरीके से जन सेवा में डालने का काम किया। कांग्रेस को लेकर के लगातार आपने बात कही है कि कांग्रेस के साथ हम कभी भी नहीं जा सकते, लेकिन दिग्विजय चौटाला बार बार ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ भी जाने के लिए तैयार थे। देखिए, उस समय गठबंधन हो रहा था, जब रिजल्ट आया, कौन किससे बात कर रहा था, क्या क्या बातें हुई, ना छेड़ी जाए तो बेहतर। और हमने तो प्रदेश को कैसे सक्सेसफुली चलाया जाए उस विजन के साथ अलायंस किया, और भारतीय जनता पार्टी के साथ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में दोनों पार्टियों ने बड़ा अच्छी तरीके से 3.5 साल प्रदेश चलाया है। तो ये कॉमन प्रोग्राम जो बना था, कोऑर्डिनेशन कमेटी भी है, मिनिमम प्रोग्राम भी है, और वो पार्ट भी सरकार का है। जो लोग इस तरह का डिसओबे कर रहे हैं या बोल रहे हैं पार्टी लाइन, आप गठबंधन कोई इस पे मॉनिटरिंग नहीं कर रहा है, कोई एक्शन नहीं होगा क्या? मतलब इस पे क्या सोचती है पार्टी? आप और आप मुझे ये तो बताओ, अगर मैं आपके सामने चुनाव लड़ के आपको हरा दूं, आपको खुशी रहेगी, अलायंस रहेगी? दुष्यंत जी, एविएशन के क्षेत्र में आप इतना काम कर रहे हैं, हरियाणा जो स्टेट है, इंडस्ट्रियल स्टेट है, अपना कोई आपके पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। अभी आपने कहा कि अंबाला में हम ये 10 एकड़ लेकर वहाँ हैंगर बनाएंगे कि मतलब टर्मिनल 1 बने। तो पहले तो मैं आपको निवेदन करता हूँ सबको, आज किसी को मौका मिले तो एरो क्लब ऑफ इंडिया का आज एक एग्जीबिशन है पिंजौर के अंदर, वन ऑफ इट्स काइंड, जहाँ जो छोटे जहाज होते हैं, नॉन पैसेंजर, बड़े हम टॉय प्लेन्स कह लेते हैं, उनका एक एरो शो सुबह 10 बजे से 5 बजे तक है। ज़रूर परिवार के साथ उसको विजिट करके आए। पहली बार इस तरह की कोई गतिविधि हरियाणा की किसी एयर स्ट्रिप पे हो रही है। अगर आपने स्काई डाइव करना है वैसा तो बता दीजिए, मैं महेंद्रगढ़ जरूर व्यवस्था बनाऊंगा कि आपको 15,000 फुट से कूदने का मौका मिले और बड़ा एक अवसर मिले। और जहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात है, मैं बंसीलाल जी के समय में 5 एयर स्ट्रिप्स हरियाणा प्रदेश में बनी, और वो एयर स्ट्रिप्स बनी जिनने ये मौका दिया कि मुख्यमंत्री का जहाज
Vishan ji, regarding old age pension, Congress saying they will pay 6,000 rupees per month because JJP has failed to meet their promises before the election, and he is also saying that चलिए they will implement OPS. एक चीज मैं बोल सकता हूँ कि बारी बारी मेरे से पेंशन पे सवाल पूछा जाता है, मगर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जो सैकड़ों चीज हुई है उस पर भी तो सवाल पूछो। और मैं तो 10 विधायक के साथ इतना करके 750 पेंशन बढ़ा दी। आप मेरे 50 बनवा दो, मैं 5000 कर दूंगा। सर अभय चौटाला कह रहे हैं 700 किलोमीटर चल चुका हूँ मैं। चलो मैं बधाई देता हूँ। मैंने तो यही कहा था कि पैदल चलना कोई आसान चीज नहीं है। जब चलेंगे तब पता चलेगा, समस्या पता चलेगी। अभी तो 700 है, सर मैंने 4200 सुना। सर इंटरनेशनल फ्लैट के बारे में जैसे आपने बोला है कि एक यूडीएफ चार्ज पड़ता है, जैसे अदर कंट्री से जो फ्लैट लैंड होती है तो यूडीएफ चार्ज जैसे पंजाब में ज्यादा पड़ रहा है, तो हरियाणा में इसकी कोई फैसिलिटी है कि जो जैसे इंग्लैंड से जो नई एयरलाइन शुरू होने जा रही है तो उसका यूडीएफ चार्ज हरियाणा में कम हो? सब हरियाणा में एयरपोर्ट 31 अक्टूबर के बाद है। टैक्सेशन पे, रेट्स पे, पार्किंग चार्जेस पे, लैंडिंग चार्जेस पे, फ्यूल चार्जेस पे जो टैक्स लगाना है सरकार जब ही प्लान करेगी जब हम सक्षम हो पाएंगे एक जांच को। ये तो कांग्रेस के साथ अलायंस का भी रास्ता खुला हुआ है। क्षतिपूर्ति सहायक को मायने क्या रहेगा? एक जगह छोड़ लो। क्षतिपूर्ति सहायक जो लगेंगे उनको कितना पैसा देंगे? 5000 रुपए 500 एकड़ की सर्वे के लिए। 500 एकड़ का एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक पर एक सहायक लगाया जाएगा जो पटवारी की असिस्टेंट करेगा एक्सपर्टाइट करने के लिए सर्वे। एंटीसिटी का क्या है? इन्होंने सही किया है। देखिए 3 टियर सिस्टम तो मॉनिटरिंग का है, अक्षेक है, दृश्य है और फिजिकल वेरिफिकेशन है। उसके बाद मेरी फसल मेरा ब्यौरा से भी क्रॉस चेक तो हम करते ही है। कई केसेस ऐसे आए जिसने 100% क्रॉप लॉस दिखाया और बाद में पता चला मंडी में वो एकड़ेज से भी फालतू गेहूं बेच के आया। इसीलिए मैं ये आपको बोल रहा हूँ कि हम मई के महीने में ही पहली डिसम्बर्समेंट क्रॉप लॉस की ले पाए। सीटों पर लड़ेंगे लोकसभा में, कितनी तैयारी है लोकसभा चुनाव में? लड़ेंगे ये तो भविष्य है, तैयारी 10 पे। तो सर कांग्रेस के साथ अलायंस का भी कोई रास्ता खुला हुआ है? आज मेरा अलायंस भारतीय जनता पार्टी से, मैं दूसरी तरफ छोड़ दिया। ये ओपीएस को लेकर के आपने कहा था क्या रहा उसका? देखिए कमेटी बना दी, केंद्र सरकार ने भी कमेटी बनाई, प्रदेश सरकार ने भी कमेटी बनाई। एनपीएस को लेकर उसी को ही कैसे ओपीएस के इक्विवेलेंट किया जाए। प्रदेश ने अपनी अलग बनाई है, केंद्र ने बनाई है, उत्तर प्रदेश ने भी बनाई है जितना मेरे संज्ञान में है। और जैसे ही उसकी रिपोर्टिंग आएगी मुझे लगता है पहले तो प्राथमिकता है, क्योंकि एनपीएस ओपीएस जो भी प्रदेश कह रहा है कि हम ओपीएस लागू कर देंगे वो टेक्निकली गलत है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसके अंदर होगी और जब तक वो नहीं होगी तब तक बात करने वाले बात करते रहेंगे, असली लाभ किसी को नहीं होगा। तो केंद्र की जो कमेटी की रिपोर्ट आएगी मुझे लगता है उसके बाद ही प्रदेश सरकार। लेकिन कांग्रेस तो ये कहती है कि राज्यों में दे रहे हैं। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, मुझे लगता है सीएम साहब और चीफ सेक्रेटरी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। और मेरे पास आज के दिन भी टीवीएसएन प्रसाद जी है और बड़ा अच्छा एफसीआर का दायित्व उन्होंने संभाला हुआ है। और अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ पैरेलली 22 के 22 जिलों के प्रशासकों के साथ एफसीआर अभी भी चर्चा कर रहा है और यही देख रहा है कि जो सहायक हमने लगाए हैं इसको कैसे अच्छी तरीके से भूषण जी, अभय सिंह चौटाला कहते हैं कि ये जो मुआवजा बट रहा है उसमें भी 10% कमीशन मंत्री ले रहे हैं। किस तरह से देखते हैं इन बयानों को? जब आदमी सुध खो देता है तो इस तरह बयान देता है। एयरपोर्ट में जमीन इसकी है, खा गया, लूट गया, कोई ढंग की बात सुनिए आपने। मेयर फ्रस्ट्रेशन है और आप लोग भी मेरा नाम ले लो, बीपी बढ़ा दो।